बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। मोदी सरकार का अंतरिम बजट डिजिटल तरीके से इस बजट को पेश किया गया। मोदी की गारंटी वाला बजट और इस बार इस बजट को 400 प्लस वाला बजट भी कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव है आगामी समय में, तो उस लिहाज से काफी ज्यादा लोक लुभावन वादे इस बजट में देखे गए और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण इस बजट को माना जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से। अंतरिम बजट पर आप सभी की भी नजर होगी। चुनावी साल, अंतरिम बजट में कमाल, तो क्या कुछ कमाल इस बजट में देखने को मिला है, इस बात की भी आपको जानकारी देंगे। मगर इस वक्त की बड़ी अपडेट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। अंतरिम बजट 3 महीने का और पूर्व बजट इसके बाद जुलाई में आएगा। और यहाँ पर जो है बीजेपी के नेता काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मोड में नजर आ रहे हैं कि पूर्व बजट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पेश करेगी। इसके पहले अंतरिम बजट लाया गया और आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, उस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बजट को माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने पेश किया अंतरिम बजट और इस बार आपको बता दें, टैक्स में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। सैलरी क्लास को कोई फायदा नहीं है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ पैनल पे आर्थिक विशेषज्ञ आर.के. पालीवाल जी जुड़ चुके हैं। पालीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। बजट पेश हुआ, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, ये तो अंतरिम बजट था, तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें करना कोई मतलब नहीं था उसका, और वही हुआ है। बहुत छोटे छोटे बदलाव, क्योंकि एक तरह से पिछले 10 साल में क्या हुआ, ज्यादातर जो भाषण था वित्त मंत्री का वो यही था कि हमने 2014 से 2024 तक कहाँ आए हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, कितने रोजगार सर्जित किए हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरह से बजट है ही नहीं, अगर इसको ये कहा जाए कि ये तो इंतरिम बजट है 3 महीने के लिए। असली बजट तो जो भी सरकार बनेगी वही लाएगी। लेकिन छोटे छोटे से बदलाव जो मैं उस पर ध्यान जुटाना चाहूंगा आपके श्रोताओं का जी। एक तो जहां तक डायरेक्ट टैक्स का सवाल है, क्योंकि मेरा तो विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही रहा, एक बदलाव जरूर किया है कि बहुत से ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनकी बहुत पुरानी डिमांड, छोटी छोटी डिमांड 2000 की, 4000 की, 5000 की, 25,000 तक की, उससे ज़्यादा भी हैं। लेकिन इस बार एक तरह से ये माफी योजना मिली है। अगर किसी की 2009-10 से पहले की डिमांड है और वो 25,000 डिमांड है और उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह भी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो उनको माफ कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है, ये 25,000 तक की डिमांड जनरली मध्यम वर्ग के, बल्कि मध्यम भी कहा जाए, जो निम्न मध्यम वर्ग के आयकर दाता हैं उनकी होती है। बड़े आयकर दाताओं की डिमांड तो लाखों में होती है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन छोटे आयकर दाताओं के लिए, जिनके लिए वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस देने में काफ़ी दिक्कत होती है और उनको अपने डिमांड जमा कराने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये रिलीफ है। और इसी तरह से 2009-10 से 2013-14 तक उन्होंने ये कहा है कि 10,000 की जो डिमांड रहेगी, 10,000 तक की, उसको भी उसकी भी माफी रहेगी। तो जहां तक डायरेक्ट टैक्स का सवाल है, केवल इतना सा बदलाव इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स में नहीं है, रेट में नहीं है, किसी को कोई लाभ नहीं दिया गया है, जस के तस रेट रहेंगे। और ये डायरेक्ट टैक्स ही नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी, जीएसटी के लिए भी यही बात रहेगी। जी, बिल्कुल। तो एक तरह से मुझे लगता है कि अंतरिम बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग जो बहुत आशावादी हैं, उनको उम्मीद थी कि लोक लुभावन नारों को कुछ दे दिया जाएगा, कोई टैक्स में कोई छूट मिल सकती है, कोई
इनकम की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल पालीवाल जी, वही अगर हम 2019 के अंतरिम बजट से अगर कंपेयर करें तो इतने ज़्यादा हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका दुबे जी आपका अनादि टीवी में। बजट पेश हो गया है, क्या कहेंगे? बजट, जैसे मैंने कहा कि ये अंतरिम बजट था, तो 2 दिन पहले भी जो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि इसे बहुत ज्यादा घोषणाओं से या बहुत ज्यादा चीजों से इसको कनेक्ट करके ना देखा जाए। जो मेन बजट होगा वो बाद में प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसमें घोषणाएं नहीं होंगी, ये उन्होंने 2 दिन पहले स्पष्ट कर दिया था। जो 3-4 महीने के लिए जो अंतरिम बजट प्रस्तुत करने की जो एक योजना होती है उसमें ध्यान दिया गया। जिस हिसाब से शुरू से हम 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं, उनको ध्यान में देते हुए नारी शक्ति को जिस हिसाब से प्रोत्साहित किया जाना है, उसको लेकर के सरकार जो वचनबद्ध है, जो हमारा स्लोगन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को उन्होंने ज्ञान नाम दिया था, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों को साधते हुए हमें आगे बढ़ना है और कोशिश ये करना है कि सर्वांगीण विकास हो, सर्वस्पर्शी हो, ये सभी के लिए पारदर्शी हो। इस चीज का ध्यान इस बजट में अभी रखा गया है। बाकी निश्चित तौर पे जो आगे भविष्य में भी जो है वो, जैसे हमारे माननीय प्रियंका जी, जनता को उम्मीद थी कि टैक्स में कोई रियायत मिलेगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा गया। उम्मीदों की नजरों से जनता देख रही थी, लेकिन टैक्स में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देखी गई। देखिए, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया अभी कि ये घोषणाओं को या किसी भी परिवर्तन को लेकर के 2 दिन पहले जनता को भी स्पष्ट कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि आज के दिन के लिए जनता आशान्वित थी, तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि 2 दिन पहले अगर आप स्टेटमेंट्स उठा करके देखेंगे तो माननीय जो हमारे वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कल भी जो बात की थी, तो कल भी ये बात स्पष्ट है कि इसे घोषणाओं से जोड़ करके ना देखा जाए, ये अंतरिम बजट है। तो ये स्पष्ट है। और ये भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 या 3 महीने बाद जो होगा वो बजट भी हम ही प्रस्तुत करेंगे, और जनता के बीच में जो है वो हो सकता है कि उस समय जो है वो उनकी आशाएं पूर्ण हो और बहुत से कुछ चीजों को जो देखा जाता है वो परिवर्तन किए जाएंगे। चलिए, हरिओम पटेल जी नेता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है हरिओम जी आपका। हरिओम जी, बजट पेश हो गया है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है 400 प्लस का बजट है, और कैसे देखते हैं आप, विपक्षी पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है? देखिए, चुनावी वर्ष है, माननीय वित्त मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र इसमें पढ़ दिया है। आप ये देखिए कि जो अल्पकालीन जो बजट है ये कुछ समय के लिए है, और अभी कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता उठने के बाद फिर पूर्ण बजट आएगा। तो इसमें बजट जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ भाजपा का घोषणा पत्र है, चुनाव और जो है झूठ का पुलिंदा है। इसमें किसी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। भाजपा ने जो कहती है, भाजपा सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती आई है, और ये घोषणा पत्र भी उनका वैसा ही है। इसमें जनता के लिए कहीं कुछ राहत नहीं है। एक टैक्स, और जो बात कही गई है इसमें कि एक टैक्स हमने लागू किया, एक टैक्स में पेट्रोल और डीजल क्यों शामिल नहीं है? आज जो है सीएनजी की कीमत बढ़ी हुई है, पीएनजी की कीमत बढ़ी हुई है, एलपीजी की कीमत बढ़ी हुई है। जनता महंगाई से बहुत परेशान है, उसमें राहत की कहीं कोई घोषणा इन्होंने नहीं की है। किसान परेशान है। पिछले वर्ष उसका गेहूं जो है 2100-2200 में खरीदा था और सरकार ने 2800 और 2900 रुपए क्विंटल बेचा था। इस बार किसान का गेहूं क्या भाव खरीदेंगे, इसमें भी कोई उन्होंने कहीं कुछ घोषणा नहीं की रखी है। सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना और जनता की। चलिए ठीक है प्रियंका दुबे जी, एक आम इंसान का भी सवाल हो सकता है, खासकर महिलाओं का। महिला वर्ग जो है काफी ज्यादा उत्साहित रहती है बजट को लेकर। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता का भी कहना है कि राहत यहाँ पर नहीं मिली है, अगर सिलेंडर्स की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, क्योंकि आम जनता भी अक्सर यही सवाल करती कि क्रूड ऑयल इतनी कम कीमत में हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी दरों पर बिकता है, और महंगाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। देखिए, प्रोस्पेक्टिव अगर बात करने जाएं, जिस हिसाब से ये लोग चर्चा करते हैं, और जो हमारे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जो जिस हिसाब से महंगाई के ढोल पीटते नजर आते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय को अगर चर्चित करके अगर आप उस प्रोस्पेक्टिव पे देखेंगे तो महंगाई समझ में आ जाएगी किस दौर में कितनी थी और आज कितनी है। तो कंपैरेटिवली हर चीज को देखना चाहिए। इनकम वर्सेस अगर आप बात करेंगे,
तो उस प्रोस्पेक्ट अगर अपन देखा जाए तो अभी अपन लोग बैलेंस्ड इस कंडीशन में है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने कहा कि राहत के मामले में स्टार्टिंग में ही हमारे आदरणीय भाई साहब ने भी कहा कि जो डिमांड्स थी उनके लिए जो एक मध्यम वर्गीय की डिमांड्स होती है उनको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अब आज ये बात करते हैं कि किसी के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो माननीय अगर बात करें 70% अगर घरों की जब बात कर रहे हैं जो पक्के मकान आज की स्थिति में बने हुए नजर आते हैं, जो इन्होंने एक नारा लगाया हुआ था कि गरीबी हटाओ और उन्होंने जिस तरह से गरीबों को ही हटा दिया था, तो उस चीज को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। आज 29 करोड़ या सॉरी बात करें 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो वो गरीबी से ऊपर उठे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे भारत जैसे जहाँ विकासशील देश है। तो उसमें भी अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव पे भी अगर देखा जाए तो आज 1,46,000 की करीबन प्रति व्यक्ति आय का जब इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण होता है, जिसमें हम मान सकते हैं कि हम जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा देश है किसान का खेत माना जाता है, जो एक नारा भी चलता है जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान और आर्थिक विश्लेषक जुड़े हैं पालीवाल जी, उनसे मैं समझना चाहूंगी। पालीवाल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और लगातार जो है विकास की ओर अग्रसर हो रहा है देश, आप इसे कैसे देखते हैं? आपके नजरिए में क्या है कि क्या वाकई देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, गरीबी रेखा से लोग उठ रहे हैं और आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से उठे और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि 80 करोड़ को लगातार हम फ्री राशन दे रहे हैं गरीबों को। तो कहीं विरोधाभास इसमें आता है कि अगर वो 80 करोड़ स्थिर हैं, लगातार कई साल से ये 80 करोड़ का फिगर बजट में आता है, तो वो कौन से 25 करोड़ हैं जो निकले हैं, फिर ये कम क्यों नहीं हुआ? अगर वो 25 करोड़ वास्तव में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो तब तो उनको तो इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, उनको फिर फ्री राशन का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ये फ्री देना बहुत गलत है। और सच्चाई तो ये है कि मैं गांव में देखता हूं कि ये फ्री राशन से लोग काम करना बंद कर दिए। बिल्कुल, क्योंकि फ्री राशन मिल रहा है। आज गांव में कहीं भी जाके देख लो, मजदूर काम नहीं करता, वो कहता है कि भाई अब राशन तो मिल ही गया है, जब मेरा मन करेगा करूंगा। तो मैं तो गांधी को मानता हूं, गांधी जी कहते थे कि रोजगार दीजिए, ये फ्री का राशन वगैरह मत दीजिए। और एक जो मनरेगा स्कीम थी शुरुआत में, वो बहुत अच्छी स्कीम थी कि उसमें राशन दिया जाता था, थोड़ा काम के बदले अनाज दिया जाता था। अब बिना काम किए अनाज देना, और आप देखिए अच्छे खासे परिवार जिनके पास पक्के मकान हैं, बाइक है, ट्रैक्टर है, वो लोग भी राशन की लाइन में लगे रहते हैं। तो ये कहीं विरोधाभास मुझे लगता है कि अगर 25 करोड़ कम हुए थे तो 80 करोड़ फिर हम गरीबी का आंकड़ा नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल, और ये एकदम निष्क्रिय करता है कार्य को। ऐसे में टैक्स पेयर्स को इसका कुछ फायदा नहीं होता। टैक्स पेयर्स अपना टैक्स पे करते हैं और इनडायरेक्टली उनको इसका कोई फायदा नहीं होता। जो टैक्स पे नहीं कर रहा है उससे फ्री में राशन बांटा जा रहा है। क्या कहेंगी आप प्रियंका दुबे जी? टैक्स पेयर्स के लिए क्या? जी, जैसा अभी चर्चा हुई कि यहाँ पर देखा जाए तो जिनके 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं और वो लोग फ्री का राशन ले रहे हैं, माननीय भाई साहब जी ने ये सब कहा, तो जहाँ करप्शन या बेईमानी है उसके ऊपर सिकंजा कसने के लिए भी नीतियों को मजबूत किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम बात करते हैं कि 28 करोड़ रुपए को लोगों को जो फ्री राशन की बात कर रहे हैं, वो फ्री राशन नहीं, उनका फोकस हमें कि जो अति जो हम कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी से भी नीचे जो आ रहे हैं उन्हें कन्वर्ट करके हम लोग जिस हिसाब से उनका उत्थान फ्री में जो दिया जा रहा है, और जो अगर कह सकते हैं कि गलत तरीके से एडवांटेजेस ले रहे हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए अगर आप देखा जाए तो कई चीजों को लेकर के जो परिवर्तन आज की डेट में हुए हैं, उससे इन सब चीजों के जो डायरेक्ट बेनिफिट्स अकाउंट्स में आज की डेट में जाने लगे हैं, जिनसे इन सब चीजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं नकेल कसी जा चुकी है। ये बात से मैं बिल्कुल पालीवाल जी भाई साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को
रोजगार की जरूरत है। आप अगर रोजगार बढ़ाएंगे तो लोग, क्योंकि फ्री में इतना राशन नहीं मिलता है कि एक इंसान अपने फैमिली को सफिशिएंटली पाल सके उसमें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। देवदत्त जी, बजट पेश हो गया है, अंतरिम बजट है ये, हालांकि 3 महीने का ही है, लेकिन इसे राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 400 प्लस का बजट इसे कहा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जैसे कि संभावना थी कि चुनावी वर्ष है तो लोक लुभावन बजट आएगा, लेकिन ये शुरुआत में ही स्पष्ट हो गया था कि एक अंतरिम बजट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि ये अभी अंतरिम बजट है, लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट आएगा। इसलिए बहुत सारी जो उम्मीदें हैं उनको अभी कोई ऐसी नहीं लग रहा है कि ये हो गया वो हो गया। वो जो है केवल चुनाव के हिसाब से और एक अपनी जो अर्थव्यवस्था की पटरी पर ले जाने की बात है उसको बनाए रखने का है, क्योंकि जब जब सत्ताधारी दल को चुनौतियां सामने चुनाव में दिखती हैं तब तो वो लोक लुभावन बजट लाता है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति कम होती है तब वो अपने हिसाब से कि उसको अपनी आर्थिक पक्ष भी देखना है, लोगों को ध्यान भी रखना है, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का। ये बहुत सारी चुनौतियां हैं देश के सामने। अभी बजट में जो उन्होंने किया कि बहुत सारी चीजें की बड़ी घोषणाएं हम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई वो ज्यादा महत्व नहीं दिया। जैसे गौपालन की बात देश में चल रही थी, अब युवाओं को दूध वाला काम जो कर रहे हैं कि दूध की कीमत बढ़ाई जाएगी, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी जैसे 2 चीजें थी कि एक आम आदमी चाहता है कि 7.5 लाख तक आयकर का स्लैब हो जाए, जिससे अभी 5 लाख तक है, और दूसरा ये कि किसान सम्मान निधि 8,000 हो जाए, अभी जो 6,000 मिलती है। इन सब पे उम्मीदें थी, और महिलाएं भी कुछ उम्मीद लगाई थी कि रसोई गैस की कीमतें कम हो जाए। एक आम आदमी ये भी सोच रहा था कि बजट और डीजल की कीमतें कम हो जाए। तो चूंकि ये अंतरिम बजट है, ये पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए अभी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई जिनकी अपेक्षाएं लोगों ने पालनी थी कि चुनावी वर्ष में हो सकता है ये राहत हमें मिल जाए। जी बिल्कुल। हरिओम जी का रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हरिओम जी, जिस प्रकार से हमने देखा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाला पूर्ण बजट भी हम पेश करेंगे। इसका मतलब ये है बीजेपी फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में भी उनकी सरकार बनेगी और बजट भी वो पेश करेंगे और योजनाएं भी लाएंगे। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी? ये सरकार किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी, और जनता इस समय महंगाई और हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, मध्य प्रदेश के, वो बेरोजगारी से बहुत त्रस्त है और महंगाई चरम पे है। इस समय जो है किसान जो है उनको उपज का दाम नहीं मिलने पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है, और प्रतिवर्ष अगर आप आंकड़ा उठा के देखें और भारत सरकार की रिपोर्ट देखें तो कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। मैंने जो 2014 में जो हमारा सूचकांक था उसको और आज की तुलना में देखें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वह सिर्फ अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के लिए है। गरीब और हिंदुस्तान के रहने वाले जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए इस सरकार के पास में कोई नीयत और नीति साफ नजर नहीं आती। वह सिर्फ और सिर्फ टैक्स लादे चले जा रही है। हम लोग कोविड में परेशान थे, सभी लोग घरों में बैठे हुए थे, घर से बाहर निकले तो स्कूटर की कीमत 25,000 बढ़ गई थी, मोटरसाइकिल की कीमत 30,000 बढ़ गई थी। आप ये बताइए कि हम लोग तो घर में कैद थे, अब 30,000 रुपए हम कहां से लाएंगे किसी को अगर स्कूटर और गाड़ी लेना थी। सरकार का कहीं से कहीं तक किसी भी वस्तु पर मूल्य नियंत्रण नहीं रहा। वह कहीं से भी ऐसी लगती नहीं है कि ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है या कोई सरकार है। ये सरकार ऐसा लगता है कि कुछ चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और उनको पैसा कमा के देना चाहती है। आज सरकार ने ये नहीं बताया कि वह पेट्रोल पे इतना पैसा कमा रही है, वो पैसा जा कहां रहा है। ये नहीं बताया कि सरकार के ऊपर 2013 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 2,55,000 करोड़ कैसे हो गया। सरकार ने ये नहीं बताया कि अब आगे वह और कितना कर्जा लेगी, देश को कितने गड्ढे में डालेगी। ये टोटल इनका काम है चुनाव में जनता को भ्रम फैला के वोट लेना और चुनाव जीतना। चलिए, जनता समझदार है, वो आने वाले समय में फैसला कर ही लेगी। पालीवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब भी बजट की बात होती है तो खासकर कहा जाता है या तो उसमें उद्योगपतियों के लिए कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, बातें होती हैं, या तो गरीब तबके के लिए। बीच में जो हम मिडिल क्लास सेक्टर की बात करें, अपर मिडिल क्लास सेक्टर की बात करें, ये सेक्टर जो है हमेशा असमंजस में फंसा रहता है। इन्हें समझ नहीं आता कि बजट में इनके लिए क्या है। तो आप उसे कैसे समझाएंगे
चाहेंगे एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, जिसे बहुत ज्यादा योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है, वो इसे कैसे देखता है? देखिए, टैक्स पेयर की हमारे देश में सबसे ज्यादा दुर्गति है, अगर इसको बिल्कुल सीधे उसमें देखा जाए, क्योंकि जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं टैक्स पेयर उससे बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कोई टैक्स पेयर, छोटा टैक्स पेयर, भले ही उसने 5,000 टैक्स दिया है, वो अगर किसान भी है तो उसको किसान सम्मान राशि नहीं मिलेगी। वो अगर बीमार हो जाएगा तो उसको मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। तो एक कामचोर बेरोजगार को मुफ्त इलाज मिल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो 10-15 साल से लगातार टैक्स दे रहा है, वो अगर बीमार हो जाता है उसको कोई बेनिफिट स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं मिलेगा। एक तरह से ये टैक्स पेयर्स के साथ अन्याय होता है, क्योंकि उन्होंने लगातार देश की सेवा की है। जितनी भी सरकार योजनाएं चलाती हैं टैक्स के ही दम पे चलती हैं। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है कि टैक्स पेयर्स के लिए भी कम से कम, अगर हम किसी आलसी व्यक्ति को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजगार नहीं करना चाहते, वो गरीबी रेखा में ही रहना चाहते हैं, और या फिर प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने ये स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार है और काफी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो क्योंकि इसलिए लोग टैक्स नहीं देना चाहते, क्योंकि टैक्स पेयर बनते ही उनको सारी सुविधाओं से वंचित वो हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि टैक्स पेयर को ज्यादा सुविधा मत दीजिए, लेकिन कम से कम उतनी सुविधा तो उसको भी मिलनी चाहिए। अगर वो बीमार होता है तो उसको भी 5 लाख का फ्री इलाज होना चाहिए। उल्टा ये है कि अगर टैक्स पेयर अपने इलाज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। तो एक तरफ तो सरकार इलाज के लिए पैसा नहीं दे रही, दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उस पे भी जीएसटी है। तो कहीं ऐसा लगता है कि टैक्स के दोनों कंधों पे दोनों तरफ से भार है। एक तरफ वो टैक्स देंगे, दूसरी तरफ सुविधाओं से वंचित होंगे, और तीसरी तरफ अगर वो अपने लिए कुछ खर्च करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पे, उस पे भी बड़ा हैवी जीएसटी उनको देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अंतरिम बजट था, अगला बजट जो भी सरकार आएगी वो अगर इन चीजों का ध्यान रखेगी तो मुझे लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स की चोरी करना बंद कर देंगे और वो टैक्स नेट में आएंगे। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं तो क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 40 साल रहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चीफ रहा, इन दोनों राज्यों को बहुत नजदीकी से देखा है। कई बार लोग ये कहते थे कि हम टैक्स तो देना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने टैक्स देते ही हमें सारी सुविधाएं हमसे विड्रॉ हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि कॉरपोरेट टैक्स तो घटा के 30% से 22% तक ले आए कंपनियों का टैक्स, लेकिन व्यक्तिगत टैक्स बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगे? टैक्स पेयर्स का अपने यहाँ पर ध्यान नहीं रखा, टैक्स पेयर्स ही इकोनॉमी का एक मजबूत स्तंभ हम कहेंगे वो होता है, और ज्यादातर फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपका माइक म्यूट है प्रियंका जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी। अगर हम बात करते हैं पालीवाल जी की चर्चा बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल सही है, मैं इस बात से कहीं डिनाई नहीं करूंगी, परंतु हम इन सारे पैरामीटर्स में शायद तो भूल गए कि हमने इस ड्यूरेशन में पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक जैसे कठिन की जिनको माना जाता है सिलिकॉन वैली, और अगर हम बात करें इसके अलावा सिग्नेचर, तो जो ऐसे बैंक जो थे दिवालिया हो गए, जिनकी स्थिति खराब हो गई। इसके बाद अगर हम बात करने जाते हैं चाइना की इकोनॉमिक्स को हम लोग देखते हैं, हाँ ये मैं मानती हूँ
कि आप लोगों की देखो अपेक्षाएं जिस हिसाब से हम कहते हैं ना कि अगर घर में भी आय बढ़ती है तो व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती है, लोग अपनी सुविधाओं को और ज्यादा देखने चले जाते हैं। पर हम ये बात बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हमने इस ड्यूरेशन में पैंडेमिक जैसे घातक समय को भी निकाला है। अभी हमारे कांग्रेस के भाई बड़े अच्छे से मजे लेते हुए कह रहे थे कि कोविड में हम घर बैठे हुए थे और हम इतने ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इन्होंने इतने महंगी कर दी, गाड़ियां महंगी कर दी, जिस समय इंसान की जान के लाले पड़े हुए थे, है ना, हम जिंदा बच जाए, हम तो इसकी प्रार्थना करते थे कि हम जिंदा बच जाए। तो मैं बहन जी मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको रोक नहीं रहा हूँ। मैं आपकी बात पर आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रही थी। अब मैं बोल रही हूँ आपको भी ड्यूरेशन, आपको भी टाइम आपका मिलेगा, आप उस पर बोल लीजिएगा। तो जिस समय इंसान की जान के लाले पड़े हुए थे और कोविड जैसे हमने, आप लोगों ने तो चोरी छुपे जाके वैक्सीन लगवाया, हमने तो खुलेआम लगवाया था जाके। आप लोगों ने तो उस वैक्सीन के ऊपर भी जब इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया तो सपोर्ट करने की जगह उसमें भी आपने अपने टूल किट्स इन्वॉल्व कर दिए। पर आप ये बात सोचिए कि जब हम मास्क की, पीपी किट की, ऑक्सीजन की लड़ाइयां लड़ रहे थे और भारत की स्थिति को देखते हुए मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ऐसी जगह पर लोगों को कोविड हो गया, एंटीबॉडी उनकी क्रिएट हो गई, उनको पता भी नहीं चल पाया। हम ऐसे देश में निवास करते हैं। ये कहने में आप लोगों ने जो 70 साल 60 साल में जो किया है, थोड़ा सा कोविड के दौरान आपकी सरकार घर बैठी, ठीक है, बजट पर ही रहेंगे हम, कोविड काल में नहीं, सरकारी नीति आपकी सरकार मुद्दे से नहीं भटकेंगे। एक भी मंत्री और अधिकारी आपके रोड पे नहीं थे, पब्लिक अपनी जान बचाने के लिए खुद परेशान थी। चलिए ठीक है, बजट पर ही रहेंगे। हरिओम जी, उन्हें अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी प्रियंका जी। हरिओम जी, भाई साहब मैं फिर अभी भी 351 करोड़ का मैं हिसाब मांगूंगी तो धीरज साहू की जगह आपको देना पड़ेगा। वो तो मोदी, ललित मोदी, चौकसी, सबका हिसाब लीजिए आप, हम किसी का हिसाब से मना नहीं कर रहे हैं। आपको अधिकार है, लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र गांधी ने हमें दिया। ललित मोदी का अगर हिसाब देखेंगे तो यूपीए गवर्नमेंट ने कितना उसको लोन दिया। ठीक है हरिओम जी, आज का जो बजट आया उनमें महिलाओं के लिए भी प्राथमिकता से बात कही गई, युवाओं के लिए भी बात कही गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं को इम्पोर्टेंस दी जा रही जी, बिल्कुल स्पष्ट है। इम्पोर्टेंस वाली बात अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से आधी आबादी की हम चर्चा करते हैं, ये डेफिनेटली हम नहीं, पुराने हमारे कई शिक्षाविद कह चुके हैं कि अगर हमें समाज की स्थिति को सुधारना है तो हमें उस तबके पे भी गौर करना पड़ेगा जो समाज का आधा अंग माना जाता है, जिसे हम टेकेट या फॉर ग्रांटेड लेकर के नहीं चल सकते। आज अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए हमें उस आबादी को भी फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि हम इन फ्यूचर, जैसे प्लानिंग की जा रही है कि हम 2029 तक या आगे आगामी आने वाले भारत की या विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पे उभरे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अपेक्षाएं होना बजट के साथ में बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हम उसी की सरकार के साथ में अपेक्षा रख सकते हैं, उसी से हमारी उम्मीदें रहती हैं और उन उम्मीदों को पूरा करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल तय है। उसे जिम्मेदारी निभाना चाहिए, ये और भी अच्छी बात है। परंतु हमें आसपास की देयर अबाउट इंफॉर्मेशन, जो हमारी ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें मैं न पाकिस्तान की चर्चा करना चाहूंगी न श्रीलंका की, क्योंकि माननीय हमारे जो भाई साहब बैठे, चाहे दुबे जी भाई साहब की बात करूं चाहे मैं पालीवाल जी भाई साहब की बात करूं, मुझसे दोनों ही बहुत वरिष्ठ हैं। अगर मैं चर्चा करूं तो ये बात बिल्कुल सत्य होगी कि मैं, और इसमें मैं कोई फेयर डेटा, मुझसे ज्यादा समझदार बैठे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर हम श्रीलंका की इस समय स्थिति देखें या पाकिस्तान की स्थिति देखें, पाकिस्तान और श्रीलंका से क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं अभी भी? इसलिए देखिए, नहीं, अगर परिस्थिति जब बिगट हुई है, अर्थव्यवस्था इस समय जो क्रैश डाउन कोविड के कारण हुई है, अगर हम बात करें उसके इफेक्ट भारत के ऊपर होना स्वाभाविक है। आप उससे अलग होकर के कैसे अपनी कंट्री को देख सकते हैं? अगर आप केंद्र के बजट पे बात कर रहे हैं तो आपको हर परिस्थिति का आकलन करना ही पड़ेगा और वो निष्पक्ष आंखों से करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, उसको आप पक्षपाती दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने से जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका एग्जांपल लेके कंपेयर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो कंट्रीज जो खुद ही जहाँ बैंक करप्ट हो गए, अगर अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, यूके यूएस की बात की जाती है, हम लोग यूरोप की चर्चा करते हैं, तो अगर हम उन स्थिति में बात की जाए तो G7 G20 में जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें देखना पड़ेगा। डेवलप कंट्रीज की बात क्या कहेंगे आप?
ठीक है, अब हरिओम जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहन जी की बात का बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था, बीच में थोड़ी देर के लिए बोला था, फिर मैं उनसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, बड़ी है मुझसे, ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी क्या मजबूरी थी जो 4 बैंकों का एक बैंक कर दिया, विलय किया? इसका मतलब 3 बैंकें आपकी, उनका पैसा खत्म हो गया था। का मतलब यही है, आप उसको किसी भी तरह से घुमा के बोलिए, क्योंकि आप लोग जो है ना सच्चाई को स्वीकार करने में थोड़ी हिचक रखते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, गांधीवादी लोग सच्चाई स्वीकार करने में कभी भी, अभी जैसे माननीय पालीवाल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट प्रमोद कृष्ण जी, आपके प्रवक्ता स्पष्ट कहते हैं कि अब गांधीवादी कांग्रेस नहीं, नेहरूवादी कांग्रेस हो गई है। मैं नहीं कह रही हूँ आपके गांधी जी एक विचारधारा थी, सबको लेके चले। नेहरू जी एक भविष्य था हिंदुस्तान का। 70 साल के अंदर उन्होंने कौन कौन सी चीजें नहीं दी, जिन चीजों की बदौलत आप बखान कर रहे हैं आज, हवाई जहाज में घूम रहे, किन किन चीजों में आप सुरंग में जा रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, सब उन्हीं की देन थी। आज जो नल जल योजना ला रहे हैं, भाखड़ा बांध दिया उन्होंने, आपको हम तो ये भी कहने को तैयार हैं कि भाजपा ही आप लोग क्यों चिढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी जुड़े हैं, उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लूंगी। देवदत्त जी, राष्ट्रपति का ये कहना था कि विकसित भारत की इमारत के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब। अगर इन चारों स्तंभों की बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? बजट में इनका कितना ध्यान रखा गया है? देखिए, उम्मीदें बहुत थी, ये तो एक आधार है देश की शक्तियां, किसान, युवा, महिलाएं, लेकिन चूंकि अंतरिम बजट है तो वो उम्मीदें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है जब पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद आए तब इनकी उम्मीदें पूरी हों, क्योंकि अभी तो उन लोगों को जो एक तरह से अपेक्षाएं ज्यादा पाल लो तो वो पूरी होती नहीं दिख रही बजट में। सरकार उसमें भी नहीं है कि वो कोई बजट के सहारे चुनाव लड़ना चाह रही हो, वो उसके लिए अभी माहौल है उनका जो हिंदुत्व का, राम मंदिर का, सनातन का, तो बजट में ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर रहा है। जैसी अन्य चुनावी वर्ष में जब भी बजट होते थे तो आम जनता का ध्यान रख के वो किया जाता था। तो मुझे लगता है कि पूर्ण बजट में क्या बाजीगिरी होगी। इस समय दुनिया की जो तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की भारत की जो चर्चा है, उसको ध्यान में रख के कुछ काम ऐसे होने थे जो वो भी बनी रहे, और जो आम आदमी परेशान है, जैसा कि आप बताते हैं, टैक्स पेयर सबसे ज्यादा परेशान है। उसमें निराशा भी होती है कि हम ही टैक्स भरे और उसको फिर लौटाया जाए। तो ये सब चीजें हैं जो एक समन्वय इनमें होना था। हो सकता है, मैं ये उम्मीद यही करता हूँ कि वो लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसा करें, क्योंकि अभी तो वो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जरूर जो 10 बड़ी घोषणाएं की हैं उसमें जो चल रही थी उसी में थोड़ा बहुत किया है, वैसे कोई बड़ी उम्मीद है बजट में दिखाई नहीं दी। बिल्कुल, उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा था, लेकिन इतनी कुछ खास पॉइंट्स इससे सामने निकल कर नहीं आए। पालीवाल जी, अगर हम पिछले साल के बजट की बात करें, अमृतकाल का बजट था और जो है उसमें भी कई सारी बातें की गई थी, कई सारी जो है अलग अलग सेक्टर्स का ध्यान में रखा गया था। अगर हम पिछले साल के बजट की बात करें, देखिए अगर हम किसी आगे की बात करते हैं तो पिछले में क्या हुआ वो भी बहुत जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो वो कितना सक्सेसफुल साबित हुआ, क्योंकि आप जो है इसी फील्ड में है, काम करते हैं, पढ़ते हैं इसको लेकर, तो ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो वो कितना सक्सेसफुल साबित हुआ और कितना लैप्स करता हुआ दिखाई दिया? देखिए, जहां तक टैक्स रेट का सवाल है तो टैक्सेशन तो पिछले साल भी कोई उस तरह का चेंज नहीं हुआ था। हाँ, जो नया टैक्स रिजीम जिसको वित्त मंत्री ने कहा है, नया टैक्स रिजीम, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको अपना नहीं रहे थे, इसलिए उसमें कुछ सुविधाएं लगातार वो जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें जितने भी डिडक्शन हैं, घर बनाने के लिए जो लोन का, हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिलता है, मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि आपको लोन का रिपेमेंट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी बेनिफिट मिलता है, वो सारे बेनिफिट छिन जाते हैं। तो उसको केवल वही लोग ले सकते हैं जिनको ना कोई घर बनाना है, ना कोई आगे कोई काम करना है, ना बीमार हैं, ना उनको कोई मेडिकल खर्च करना है, ना कोई डिडक्शन लेना है। तो उसमें जरूर उन्होंने, क्योंकि वित्त मंत्री चाहती हैं कि नए टैक्स रिजीम को जिसमें कोई डिडक्शन ना हो, बस डायरेक्ट सीधे जितनी इनकम उसके हिसाब से टैक्स, वो टैक्स रेट जरूर कम है, उसका स्लैब भी उसके थोड़े बेहतर हैं। लेकिन अगर उसको ओवरऑल देखें, वो पिछले 3-4 साल से वो नया टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है,
क्योंकि टैक्स पेयर देखिए सब समझदार है, बिल्कुल, क्योंकि उनको अपना लाभ जहां दिखाई देगा, उनका अल्टीमेट ये है कि जितनी बचत हो सकती है, कोई चोरी करके नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि टैक्स की चोरी करके, लेकिन सरकार ने ही कुछ सुविधाएं दी हुई हैं, तो एक तरह से ये उन्होंने नया विकल्प दिया है कि अगर आप ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, उसका एक बेनिफिट तो है नए टैक्स रिजीम का कि उसमें टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान है। उसमें सीधे सीधे आप अपनी इनकम डालिए, इनकम के हिसाब से आप टैक्स का रेट डालिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। बिल्कुल। जहां डिडक्शन लेना पड़ता है, जो पुराना रिजीम जिसको हम बोलते हैं, जो पिछले 70 साल से चला आ रहा है, उसमें बहुत से लाभ, बहुत सी छूट टैक्स पेयर को मिलती हैं। तो टैक्स पेयर डेफिनेटली जो छूट सरकार दे रही है, देती आई है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल का लोन ले लिया, हाउसिंग लोन जी, अगले 20 साल उसको लोन देना है, तो वो 20 साल तक तो वो नए टैक्स रिजीम में नहीं आएगा। तो जी, अगर सरकार नए टैक्स रिजीम में कुछ ऐसे बेनिफिट जोड़ दे जी, कि जो चीज हमने कर ली 20 साल के लिए, जो लायबिलिटी 20 साल के लिए हमने ले लिया, उससे हम वापस नहीं हट सकते। बैंक को हम ना लोन वापस कर सकते और ना हम घर के बिना रह सकते। तो ऐसी सुविधाएं अगर नए टैक्स रिजीम में जोड़ देंगे, सारी छूट मत जोड़िए, लेकिन कुछ जो बहुत जरूरी छूट है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है सबके पास घर हो। बिल्कुल। तो नए टैक्स रिजीम को अगर वास्तव में उनको लोक लुभावनी कहें, अगर उसकी तरफ लोगों को आकर्षित करना है, ज्यादा टैक्स पेयर को आकर्षित करना है, तो उसमें कुछ छूट उनको रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये सजेशन भी बहुत से टैक्स पेयर्स, उनके एसोसिएशन देते रहे हैं। हो सकता है आने वाले बजट में इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद यही है कि पूर्ण बजट पर इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। हालांकि ये तो अंतरिम बजट है, 3 महीने का है और 3 महीने के हिसाब से इसे बनाया गया है, तो कई सारी बातें हैं जो इसमें हमें अधूरी सी लगती है। प्रियंका जी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार जो है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए। मुझे निकलना था, मुझे कहीं निकल, अगर कोई और आपका है या हमारे किसी साथी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बजट को काफी अच्छे से समझाया। जी प्रियंका जी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा, क्या इसकी प्रोसेसिंग होगी? क्योंकि लगातार हम रैलियों में भी इस बात को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं, मगर ऑन ग्राउंड कैसे ये काम होगा? सिंपल सी बात है कि जैसे लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों को लेकर के जिस हिसाब से महिलाओं ने अपना ग्रोथ किया हुआ है आज की स्थिति में, अगर हम बात करें स्टार्टअप्स में, जिस हिसाब से महिलाओं का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और रुचि बढ़ी है, जिसको देखते हुए 1 करोड़ महिलाएं उसी योजनाओं को फॉलो करती हुई पीएम मुद्रा योजना वगैरह के बेनिफिट्स को लेते हुए, और कल जो दूसरे उनको लोन बेनिफिट्स आज अप्लाई किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जिस हिसाब से उनको प्रॉपर्टी में उनका इन्वॉल्वमेंट भी इंक्रीज किया, जिसके कारण उनको दूसरे बेनिफिट्स भी आज की डेट में फाइनेंशियल बेनिफिट्स लोन्स के अकॉर्डिंग या बैंक के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, जिससे वो आज अपने स्टार्टअप्स क्रिएट कर रही हैं और रोजगार में तो आगे बढ़ी रही हैं। अगर आप स्वावलंबन भी उनका जिस हिसाब से क्रिएट हो रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर महिलाएं जिस हिसाब से अग्रसर है, तो डेफिनेटली इन्हीं योजनाओं को फॉलो करते हुए, जो आज तक अभी जैसा कहा जाता है कि जो भी योजना गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है, अगर वो 60% तक भी बेनिफिशियरी अगर लोगों के लिए होती है, तो इस चीज को मुझे स्वीकार करने में बड़ा ही खुशी होगी कि हम लोगों की जो भी योजनाएं हुई वो 70 to 75% एप्लीकेबल रही जनता के बीच में और लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। इन्हीं चीजों में इंक्रीमेंट करते हुए जो आज 1 करोड़ हमारी लखपति बहनें थी, उनको हम लोग को लगता है कि हम लोग निश्चित तौर पे उन्हीं योजनाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए 3 करोड़ लखपति बहनों का बनाने का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। हरिओम जी, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, सवालों के घेरे में जो है पक्ष को ले रही है, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कई सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं, देश में बदलाव भी हुए हैं। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया, ITIs बनाए गए, महिलाओं के लिए काम करने को बोल रहे, युवाओं के लिए काम किया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमेशा नेगेटिव नैरेटिव लेके चले? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो जब तक चुनाव वोटिंग हो
तब तक हम दल में हैं और उसके बाद सरकार जवाबदेह है। हम सरकार जो हमारी सरकार हो, बीजेपी पूछे हमारी, वो कांग्रेस में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सरकार से सवाल पूछते थे। ये आप पिछले 60 साल का आप इतिहास देख लीजिए, मंत्री पूछते थे। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत सवाल हम ज्यादा करने की आप लोग अगर अनुमति दें तो हमें करना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका अच्छा एजुकेशन हो, वो समाज में पुरुषों के बराबर चल सके। कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहती कि महिलाओं को, हम सबसे ज्यादा एजुकेशन सेंटर कांग्रेस ने खोले थे, अच्छे स्कूल डाले थे, भोपाल में सरोजिनी नायडू स्कूल डाला था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे कोई कॉलेज, स्कूल महिलाओं के बच्चियों के लिए इस तरह से कोई सुविधा नहीं दी, रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराए। उनकी सिक्योरिटी के लिए आज 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं किया। हम इसमें कोई हमारी या बीजेपी की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई प्रदेश की तरक्की की लड़ाई है। 3000 बनाई गई है स्किल इंडिया के तहत, अगर आप देखिए ये कह वो रहे अब बनाई गई है, एक घोषणा जैसी है। कहाँ बनाई है? भोपाल में आपको कहाँ मिल जाएगी? उसमें क्या सुविधा मिल रही है? आपने बना दी, लेकिन उन बच्चियों को, उन परिवार की बच्चियों को आप स्कूल की फीस कितनी ले रहे हैं? आप ये बताइए, उनको गणवेश दे रहे हैं, इस स्कूल का प्रशिक्षण का स्तर क्या है, फिर रोजगार का स्तर क्या रहेगा उनके लिए? ये सारी चीजें कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हमने ऐसा कर दिया और ये होगा। हमारा इतना निवेदन रहता है सरकार से कि आप कुछ बजट होता है, जैसे माननीय दुबे जी भी बैठे हैं, मैं भी उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहाँ सरकार को, जैसे शिक्षा का बजट, सड़क का बजट, आर्मी का बजट, ये बजट ऐसा फिक्स कर देना चाहिए, उसमें हर साल बढ़ोतरी करना चाहिए कि वो तो डिबेट से बाहर ही रहे। डिबेट में हमारी जो गरीबी है उस पर बात हो, शिक्षा के मामले में अगर उसमें स्तर गिरा है तो उस पर बात हो। तो इस तरह का अगर देश को आगे ले जाना तो एक पंचवर्षीय बजट जिस तरह का बना के वो सरकारों को चलना चाहिए, उसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी क्या जवाब देना चाहेंगी? भाई साहब शिक्षा को लेकर चिंतित थे। ज्यादा पुराना नहीं, शायद अभी 3-4 दिन पहले ही एक रिकॉर्ड अपना निकल गया है इसमें GER इंडेक्सिंग में जो मध्य प्रदेश है वो सबसे अग्रणी रहा है, 28% की ग्रोथ उसमें हुई है। तो अगर आप नामांकन जो हमारी पद्धति है उसमें अगर हम देखें शिक्षा पद्धति को लेकर के, तो जिस हिसाब से जो एकदम से बूम आया है, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी, या अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में GER इंडेक्सिंग आज इंक्रीज हुआ है, तो उसके लिए धन्यवाद कहना मेरे ख्याल से विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, वही सवालों के घेरे में आप हमेशा ले लेते हैं, लेकिन नेगेटिव नैरेटिव को छोड़कर नहीं, अगर आप उपलब्धियों की भी बात करें, ठीक है। दुबे जी, आपने दोनों की प्रतिक्रिया सुनी। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी ने इस बार अंतरिम बजट पेश किया। 2019 के मुकाबले में हम कहेंगे इसमें उतने ज्यादा लोक लुभावन वादे नहीं हुए। 2019 का अंतरिम बजट को हम देखते हैं तो कई सारे लोक लुभावन वादे किए गए थे, और अब महज 2 से ढाई महीने बाद चुनाव है। क्या लगता है आपको ये बजट जनता के मन में कितना मेंटली एस्पेक्ट बनाएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है बीजेपी के लिए बजट? देखिए, जब चुनावी वर्ष में बजट पेश होता है तो जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। उनको लगता है कि अब सरकार चुनाव के मैदान में जा रही है, हमारे सामने वोट मांगने आएगी, इसके पहले हमें कुछ राहत देगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि लगता है सरकार को ऐसा कोई अभी वो संकट नहीं है, अभी वो दूसरी लहर पर सवार है। और उसने जो अपेक्षाओं को कम करने का एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अंतरिम बजट है, तो अभी भी उम्मीद है उन्होंने बढ़ा दी है कुछ महीने के लिए कि हम लोकसभा चुनाव के बाद बजट पेश करेंगे, पूर्ण बजट पेश करेंगे। तो अभी तो जिस तरह की बहुत बड़ी उम्मीदें थी वैसी उम्मीदें कुछ नहीं हुई पूरी की, वैसा कोई उत्साह है। तो वो एक सामान्य सा बजट है, जो अंतरिम बजट है जैसी सामान्य सा बजट है, वो उन्हीं को कुछ योजनाओं को नए सिरे से और कुछ थोड़ी बहुत राहत देने की बात जरूर की है चूंकि चुनाव है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई राहत दी हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता बजट में। ये बजट वाकई में अंतरिम बजट है, और पूर्ण बजट जब आएगा तब तक हमें इंतजार करना चाहिए कि सरकार क्या करने वाली है। अभी तो एक तरह से काम चलाऊ बजट है ये। बिल्कुल, और जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बजट भी वही लाएंगे, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किसके साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2024 का अंतरिम बजट आ गया है, 24-25 का, और महज 2-3 महीने का है बजट है, लेकिन बजट के आने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। जो है एक और कांग्रेस जो है सवालों के घेरे में ले रही है सरकार को, तो वहीं सरकार का कहना है कि पूर्ण बजट में हम आपको बता
देंगे कि हमें आगे करना क्या है। यानी बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट मोड में है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी पार्टी ही जीतेगी। हालांकि अब तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होते हैं और जनता का मत किसके साथ जाता है। हालांकि बजट में इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। जो उम्मीदें जनता लगा रही थी, महिलाएं लगा रही थी, और खासकर जो होम मेकर्स हम कहते हैं, हाउस वाइफ्स, जो जिनकी उम्मीदें हर साल होती है बजट से, उनकी उम्मीदें इतनी ज्यादा पूरी होती नजर नहीं आई। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में क्या कुछ बदलाव हमें और देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।